दूसरा रिव्यू, तीसरा रेफरेंस और चौथा रिव्यू। एक मामला नीचे वाले कोर्ट के समक्ष गया, किसी भी न्यायालय के समक्ष जो सक्षम अधिकारिता वाला है, जिसको ट्रायल की पावर है, उसके समक्ष गया। उन्होंने पूरा मामला सुना, उनको जो एविडेंस दिखे उनके हिसाब से उन्होंने डिसीजन दे दिया। कुछ ऐसी बात जो उनके द्वारा देखनी भूल गए, अगर वो चीज़ वो देख लेते तो शायद ये डिसीजन नहीं देते। आपके समक्ष कोई मामला है, मान लीजिए हम दो लोग झगड़ते हुए आए, आप अपने आप को देखिए, आपके समक्ष जो हमने सबूत पेश किए उसके हिसाब से मैं दोषी करार होता हूँ, पर एक आधा सबूत जो मेरे निर्दोष होने का है कि मैं और कहीं था उस वक्त जब मेरे पे एलिगेशन है कि मैंने अपराध किया था, वो सबूत आप लेना रह गए, तो मैं वापस आपके समक्ष आके रिक्वेस्ट कर सकता हूँ, सर ये सबूत देखो, सारी कहानी आपको समझ आ जाएगी। जो आपने जजमेंट दिया है वो क्या दिया है, बिना सारे सबूतों को सुनते हुए दिया है। आप ये भी चीज़ देखोगे तो आपको स्पष्ट हो जाएगा। बहुत बार जीवन में ऐसा होता है कि आप एक तरफ की बात सुन के कोई डिसीजन ले लेते हैं। ये जो है ना पर्सनल टॉन्ट मेरे साथ नहीं है ना। इतना बोला लगता हूँ क्या? हाँ तो कहाँ था मैं? बहुत बार ऐसा होता है कि आप कुछ फैक्ट्स को सुन के ही अपनी बात को बोल देते हैं, समझ लेते हैं और अपना निर्णय तक पहुंच जाते हैं। फिर कोई, ये सिर्फ किसी व्यक्ति के प्रति निर्णय की बात नहीं कह रहा, जीवन में भी कोई निर्णय लेना होता है तो आप कुछ चीज़ें देख के क्या ले लेते हैं कि हाँ हम ऐसा कर सकते हैं। जैसे कि मैंने कहा था, आपने कहा टूर चलते हैं, मैंने कहा चलो 1 से 5 तारीख तक चलो, 5 को मेरी ट्रेनिंग है, ट्रेनिंग कर लेंगे, बात खत्म। एक फैक्ट बीच में भूल गया, क्या कि मेरे अजीज मित्र की शादी है 2 तारीख को। वो जब फैक्ट पता लगा तो पूरा का पूरा डिसीजन ही समझ पा रहे हैं मेरी बात? यही क्या है, जब भी कुछ नए तथ्य या नई परिस्थितियां आती है या नीचे वाला कोर्ट उन तथ्यों पे बात करना रह गया था, है ना, वो कोर्ट के समक्ष नहीं ला पाए, तो आप उस कोर्ट से क्या रिक्वेस्ट करते हैं कि सर आप रिव्यू करें, यानी पुनः विलोकन करें, पुनः देखें इस मामले को। और सबसे बेहतर वही कर सकता है जिसने पूरा मामला सुना हुआ है, उसके समक्ष 1 सेकंड में उसे कोई नई बात आते ही सारी कहानी समझ आ जाएगी। तो सबसे बेहतर ऑप्शन तो ये होता है। पर क्रिमिनल लॉ के अंदर कहा जाता है कि आपने जो भी जजमेंट दिया है वो बियॉन्ड द रीजनेबल डाउट दिया है, यानी आपने सभी परिस्थितियां युक्ति युक्त शंकाओं से परे आपका जो डिसीजन है वो एकदम बिना किसी डाउट के है। 100% श्योर होने पे डिसीजन होता है, तो 100% श्योर हो गए तो वापस व्यू करने का तो सवाल ही नहीं उठता। तो क्रिमिनल लॉ के अंदर रिव्यू होता ही नहीं। इसके लिए एक धारा भी लिखी हुई है हमारे पास, कौन सी धारा है? 362। क्या लिखा है? कोई अल्टर नहीं होगा, सिर्फ लिपिकीय और गणितीय भूल के सिवा, क्लरिकल और अर्थमेटिकल मिस्टेक्स के अलावा जजमेंट में कोई भी चेंजेस नहीं हो। ये इसी बात को सेक्शन 362 कहता है कि क्रिमिनल लॉ के अंदर रिव्यू नहीं। क्लियर? अब चलते हैं अपील। ये क्या होता है सर? राइट तो होता है, पर एक व्यक्ति, है ना, मानवीय भूल की संभावना इस धरती पे मौजूद है और हर व्यक्ति के मस्तिष्क की एक लिमिट है। वो अपने क्वालिफिकेशन और अपने एक्सपीरियंस से उसके अंदर परफेक्ट होता रहता है, परंतु ह्यूमन एरर जिसे बोलते हैं ये हर जगह संभव है। कोई भी व्यक्ति एकदम परफेक्ट नहीं हो सकता। तो किसी ने आपके विरुद्ध जजमेंट दिया तो क्या आप उस जजमेंट को मान लें, चाहे वो कितना ही सही हो कितना ही गलत हो? आपको एक मौका मिलना चाहिए कि उसके ऊपर जा सके। तो हमारे लॉ के अंदर, चाहे कोई भी लॉ पढ़े आप या अन्यथा भी किसी भी जगह पे, जब कोई एक अथॉरिटी दे रखी है कि इसको डिसीजन पावर है, तो उसकी अपीलेट अथॉरिटी भी आपको मिलेगी, चाहे आप कोई भी एक्ट उठा के देख लें।
जब भी किसी मामले के अंदर आपको कोई डिसीजन मिला है किसी अथॉरिटी द्वारा, तो आप उसके अगेंस्ट उसके ऊपर भी जा सकते हैं, क्योंकि एक व्यक्ति कभी भी परफेक्ट नहीं हो सकता। क्लियर? तो आपको एज ए राइट, एज ए एक चीज मिलती है, उसे कहते हैं अपील। जब भी आपके विरुद्ध जजमेंट होता है, आप उस जजमेंट से नाखुश हैं, उस व्यक्ति द्वारा दिए गए निर्णय से नाखुश हैं, तो आप उसके विरुद्ध उससे सीनियर अथॉरिटी के पास जा सकते हैं। और ये केवल यहां नहीं है, आप कुछ भी कर लो, ठीक है। मिलना चाहिए ये अधिकार, क्यों? क्योंकि एक व्यक्ति को आपके जीवन का फैसला करने की कोई अधिकारिता नहीं। कहीं कहीं तो डेथ तक पनिशमेंट होता है क्रिमिनल लॉ के अंदर, तो आप तो सिर्फ एक व्यक्ति गलती कारण क्या हो जाएंगे? परमानेंटली। किसी भी अपराध में आपको दोषी क्यों ना ठहराया गया हो, आपको क्या है? अपील एज ए राइट मिलता है, आपका अधिकार। हाँ, वहां जाने के बाद ग्राउंडलेसली लगे तो समरीली खारिज हो सकता है। पढ़ा था कल ही हमने, कहाँ पढ़ा था? 384 है ना, कहाँ पढ़ा था? समरीली डिस्पोजिंग अपील। क्लियर? ये क्या होता है सर रेफरेंस? नीचे वाला रिपोर्ट पे मामला, हाँ, रेफर करते हैं, मतलब नीचे वाला लोग से संबंधित इस पर हाईकोर्ट का कोई डिसीजन आया ही नहीं। एक पहले नॉर्मल रूटीन में चलता है। रेफर क्या होता है? सुप्रीम अथॉरिटी की नॉट एबल टू हैंडल दिस केस। लैंडमार्क केस का जजमेंट रेफर कर देते हैं? नहीं, उसमें ऐसे हुआ सुप्रीम कोर्ट उसकी राय पहले एकदम नॉर्मल। नहीं, ऐसा नहीं है रेफरेंस। प्रिया जी थोड़ा अभी पढ़ेंगे हम क्या कहना चाह रहा है, क्लियर करेंगे जो भी माइंडसेट आपका बना हुआ है। पहले एकदम नॉर्मल तो चलो, आप पढ़ा हुआ मत बोलिए सारे लोग, आप ये बोलो रेफर क्या होता है। नीचे वाले की समझ में नहीं आया तो मुझसे कुछ नहीं समझ आ रहा है, जिसको समझ आए। आपके यहाँ कोई पीबीएम में एडमिट है या प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट है, उसे केस नहीं समझ आ रहा, वो कहाँ भेजेगा? पीबीएम रेफर करेगा। पीबीएम को नहीं केस आएगा, समझते क्या? एसएमएस को नहीं आएगा तो एम्स के अंदर भेज, एम्स को नहीं आएगा तो भगवान को रेफर। इतना ही है। उसके बाद है ना, एक लिमिट होती है हर चीज़ की। जी सर। हाँ, तो उसके बाद कहाँ रेफर? भगवान के पास रेफर कर देंगे, है ना। तो वही रेफरेंस यहाँ है। नीचे वाले कोर्ट को कोई मामला आया समक्ष और उसे नहीं समझ आ रही कहानी कि इसमें करना क्या है। आप मान लीजिए अभी जज साहब लग जाएं या कोई भी जॉब में लग जाएं, एपीपी लग जाएं, जेएलओ लग जाएं, आपको कोई फाइल नहीं समझ आ रही, क्या करेंगे आप? अपने सीनियर अगर वहाँ अपॉइंटेड है, आपके एपीपी हैं तो एडीपी साहब होंगे, जेएलओ हैं तो एसएलओ साहब होंगे, आरजेएस है तो आरजेएस होंगे, तो आप उनसे क्या लेंगे? सलाह लेंगे, उनको रेफर करेंगे मामला कि मेरे समझ नहीं आ रहा। जूनियर डॉक्टर को कुछ नहीं समझ आ रहा तो सीनियर डॉक्टर, तो वैसे ही कोर्ट को कुछ नहीं समझ आ रहा कोई मामला, इसके अंदर क्या करना चाहिए, कोई पेचीदगी भरी बात है, तो वो क्या कर देगा? उसे अपने से ऊपर के कोर्ट को रेफर कर देगा। क्लियर? एग्जैक्टली लॉ में रेफरेंस इसको नहीं लिया है, कुछ हद में लिया है कि हाँ भाई साहब आपको कोई नई मामला समझ आए, काम भेज दो ऊपर कोर्ट को। एग्जैक्टली जो रेफरेंस लॉ में लिया है वो ये लिया है कि कोई कोर्ट, समझिएगा आप बात को, किसी मामले को सुन रहा है, सुनते वक्त उसके सामने एक एक्ट आता है या उस एक्ट का कोई ऑर्डिनेंस आता है या एक्ट का कोई एक सेक्शन है जो उसे लगता है ये तो एकदम ही संविधान के विरुद्ध है। हो सकता है ऐसा, आपका दिमाग काम नहीं कर सकता क्या? कोई एक्ट बना मान लीजिए, उसका मुकदमा आपके समक्ष आया, आप उसको देखते ही क्या बोलते हैं? ये तो क्या कर रहा है? डिस्क्रिमिनेशन कर रहा है। तो ये क्या हो गया? आर्टिकल 15-16 के अगेंस्ट हो गया। आर्टिकल 14 इक्वलिटी नहीं कर रहा, आर्टिकल 14 के अगेंस्ट हो गया। तो आपको क्या लगा कि ये लॉ तो लागू नहीं करना चाहिए, परंतु क्योंकि वो विधि है, विधि को लागू करना आपका कार्य है। जज का कार्य सिर्फ इंटरप्रेट करना है, उसमें कमी बेसी नहीं निकाल सकते। और कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड जो इसके अंदर कमी बेसी कर सकते हैं वो है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। उन्होंने इस एक्ट के बारे में आज तक कुछ नहीं बोला। समझ लो फिर नहीं समझ आएगा। रेफरेंस फिर बोल रहा हूँ, समझ लो अभी फिर नहीं समझ आएगा। आप जो पढ़ते हैं उसमें और इसमें बहुत फर्क है। जब भी आप एक कोर्ट के नाते किसी मामले को सुन रहे हैं,
उस मामले के अंदर जिस एक्ट को अप्लाई करना है, जिस ऑर्डिनेंस को, जिस रूल को, जिस रेगुलेशन को, जिस धारा को अप्लाई करना है, वो धारा आपकी समझ में क्या है, इन ऑपरेटिव है या इल्लीगल है या बेकार है या अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। परंतु आपके पास पावर कुछ भी नहीं है, आपको तो वो धारा लगानी ही पड़ेगी। धारा लगा दोगे तो मन गवारा नहीं करेगा कि भाई ये तो क्या थी, इलीगल धारा थी, अनकॉन्स्टिट्यूशनल थी, और आप उसे चेंज कर नहीं सकते क्योंकि जो लॉ है वही आपको मानना पड़ेगा। आप जज साहब हैं, आपको डिसीजन देना पड़ेगा। तो इससे बढ़िया आप क्या करो, अगर उस लॉ पे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ रखा है कि भाई ये लीगल है, तो चुपचाप लगा दो दिमाग। अगर उस पर नहीं आ रखा है तो अपनी राय लिखो, वो धारा लिखो, सर ये धारा है जो मेरे केस के अंदर बीच में आड़े आ रही है, और ये धारा मेरे हिसाब से क्या है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, इलीगल है। आपके इसमें क्या विचार है? मेरे ये विचार है, इस कारण से ये इस आर्टिकल के अगेंस्ट जाती है, मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूँ, मुझे बताएं कि ये धारा में लगाऊं या नहीं, ये एक्ट में लगाऊं या नहीं। ऊपर वाले कोर्ट को भेज देगा। ऊपर वाला कोर्ट यानी हाई कोर्ट और भेजते हाई कोर्ट को ही हैं, सुप्रीम कोर्ट तक आपको जाने नहीं देंगे। हाई कोर्ट उस पर देखेगा भाई ये एक्ट सही में ही क्या है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, तो उस एक्ट को हाई कोर्ट क्या कर देगा, खारिज ही कर। ये धारा अनकॉन्स्टिट्यूशनल धारा को हाई कोर्ट हटा दे। क्लियर? जी सर। समझ आ रहा है बात? मान लीजिए मैं कोई एक्ट बनाऊं, एक्ट बना के उसके अंदर आपको गिरफ्तारी कंपलसरी कर दूं, चाहे कोई भी अपराध करें आप, उस एक्ट में गिरफ्तारी क्या होगी, चाहे सूचना गलत हो, सच्ची हो, झूठी हो, कुछ भी हो, हाथों हाथ आपको अरेस्ट का प्रावधान है। और उसमें अरेस्ट आप रख सकते हैं 48 घंटे, ऐसा प्रावधान मैंने कर दिया, बिना मजिस्ट्रेट के समक्ष ले जाएगा। अब लोगों ने, पुलिस ने गिरफ्तार किया उसे बिना एकदम झूठी इंफॉर्मेशन के आधार पे, और 48 घंटे कहाँ रख लिया। अब इस पे मेरे को क्या करना है, निर्णय करना है, क्या करूं क्या नहीं करूं। एक्ट है, एक्ट के ऊपर मैं जा नहीं सकता, पर संविधान से ये क्या बोल रहा है, संविधान क्या कहता है, 24 घंटे से अधिक किसी व्यक्ति को रख नहीं सकते। और ये वैसे भी FR में ब्रीच है, सीधी गिरफ्तारी कर रहे हैं आप बिना किसी वैधता के। तो आप क्या करेंगे, आपके पास तो कोई पावर है नहीं इस एक्ट को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करने की, चुपचाप अपनी सारी बात लिख के कहाँ भेज देंगे, हाई कोर्ट बता देगा कि क्या करना है। अगर अनकॉन्स्टिट्यूशनल लगता है तो वो कह देगा अनकॉन्स्टिट्यूशनल मत लगा, उसे लगता है कॉन्स्टिट्यूशनल है तो लगा दे, बात खत्म। क्लियर? जैसे SC/ST एक्ट था, उसकी धारा 18 थी, क्या थी, जो APP वाले हैं बोलिए, सेक्शन 438 एंटिसिपेटरी बेल लागू नहीं हो। एंटिसिपेटरी बेल यही तभी तो देता है कोर्ट, जब कोर्ट को क्या लगता है कि वो व्यक्ति जिसके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है वो निर्दोष है, जबरदस्ती उसे गिरफ्तार करके समाज में बदनाम किया जाएगा। इससे अच्छा पहले ही क्या कह दो कि भाई जब भी इसे गिरफ्तार किया जाए इसे छोड़ दिया जाए। कोर्ट अपने डिस्क्रिप्शन पे ही तो कर रहा है, अगर वो अपराधी होगा तो कोर्ट छोड़ेगा ही नहीं। अग्रिम जमानत नाम सुना होगा आप लोगों ने, अगर वो अपराधी होगा तो कोर्ट क्यों छोड़ेगा। कोर्ट को जब सेटिस्फेक्शन होता है कि वह व्यक्ति जिसके खिलाफ मुकदमा दर्ज है, जिसे गिरफ्तार करने वाले हैं, ये मुकदमा प्योरली झूठा है और उसे सिर्फ और सिर्फ बदनाम करने के लिए मुकदमा है, तब आप क्या करते हैं, एंटिसिपेटरी बेल देते हैं, ग्रांट करते हैं। इसके सेक्शन 18 ने क्या बोला, किसी भी व्यक्ति को जिस पे SC/ST का चार्ज लगेगा उसको एंटिसिपेटरी बेल मिलेगी ही नहीं। ये सरासर क्या है, संविधान के अगेंस्ट बात है। क्यों नहीं मिलेगी भाई, संविधान के अगेंस्ट है, तभी सुप्रीम कोर्ट ने हटा दिया था। सेक्शन 18 अनकॉन्स्टिट्यूशनल किया गया है सुप्रीम कोर्ट द्वारा। ये तो हमारी सरकार निकम्मी है जिन्होंने वापस इसे लागू कर दिया और साथ में एक धारा और जोड़ दी, सेक्शन 18A। फिर एक बात बोल रहा हूं, जब आप लॉ के स्टूडेंट हैं तो सिर्फ लॉ के स्टूडेंट हैं, न किसी धर्म के हैं, न किसी जाति के हैं। इस चीज माइंडसेट से कभी मत पढ़िएगा। फिर बोल रहा हूं, आपके दिमाग हाथों हाथ जाग जाते हैं। मैं कुछ हिंदू मुस्लिम बोलता हूं तो उनके जग जगते हैं जिनके मन के अंदर है। मैं SC/ST बोलता हूं तो SC/ST वाले एकदम ऐसे एंटीना सा खड़ा कर लेते हैं। ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है। लॉ सारा के लिए, सभी के लिए समान है। हम लॉ के स्टूडेंट हैं, हमें लॉ पता होना है। जो अच्छी चीज है वो भी, जो बुरी चीज है वो भी। इसे सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया,
अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया। फिर वो 2 अप्रैल आपको याद होगा, एक भीषण आंदोलन हुआ, उससे क्या हुआ, सरकार और उन्होंने वापस से इसको लगाया, धारा 18 लगाई और साथ में एक बहुत ही वाहियात धारा 18A लगाई और बोला किसी कोर्ट को इसे हटाने की कोई पावर नहीं है। तो फिर कोर्ट बनाई क्यों है? कोर्ट इसीलिए तो है कि कोई लॉ है जो गलत है उसे आप क्या कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट इसीलिए तो है। सुप्रीम कोर्ट से आप ये पावर छोड़ रहे हैं तो ये तो पूरी हिटलर साई होगी, डिक्टेटरशिप होगी, समझ से बाहर। कोर्ट क्या कर रहा था, इस व्यक्ति के जिसके विरुद्ध झूठा मुकदमा लग रहा है उसे कोर्ट गिरफ्तारी से पहले ही जमानत के अधिकार प्रदान कर रहा था कि जब भी गिरफ्तारी हो आप जमानत देना और छूट जाना। क्या गलत था? कुछ भी नहीं। इन्होंने क्या कहा, आप दे ही नहीं सकते। क्यों नहीं दे सकते? एंटिसिपेटरी बेल इसीलिए तो है कि किसी पे झूठा मुकदमा, झूठा बदनाम नहीं कराए। अब की सिचुएशन क्या है, चाहे सच्चा हो चाहे झूठा हो, आपको पहले मुकदमा दर्ज करते ही गिरफ्तार किया ही जाता है और एंटिसिपेटरी बेल का कोई प्रावधान है ही नहीं। पुलिस वाले के सामने सारा कांड हुआ है, मान लीजिए सारी चीज हुई है, और वो आदमी SC/ST का व्यक्ति दूसरे व्यक्ति पे सामने खड़े पे झूठा मुकदमा दर्ज करा रहा है कि मेरे को पुलिस थाने में मारा, तो भी पुलिस वाले को FIR तो दर्ज करनी पड़ेगी, जो कि हमें पता ही है, और FIR दर्ज करेगा तो, और एंटिसिपेटरी बेल का कोई प्रावधान है ही। एंटिसिपेटरी बेल के प्रावधान जहां हटाए गए वहां बहुत ही, एक तो NDPS, नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस, मुझे तो कहीं भी नहीं लगता कि हटा सकते हैं। ये वैसे भी क्या था, एंटिसिपेटरी बेल कोई जबरदस्ती थोड़ी है, कोर्ट विवेक से अपने देखेगा, उसे लगेगा नहीं किया अपराध तो क्यों ना छोड़े, वो NDPS का हो और वो चाहे आतंकवादी का हो, क्या फर्क पड़ता है। जब कोर्ट देख रहे हैं ना, कोर्ट ही तो है आखिरकार, जजमेंट देने वाला कौन है, आप दे दोगे क्या? लॉ दे देगा, कोर्ट ही तो है, उसी पे ही जजमेंट है। तो उसको इतनी तो अधिकारिता दो, चाहे कोई भी लॉ हो, कि वो अपने हिसाब से अपने विवेक पे डिसीजन कर पाए। जबरदस्ती किस बात की? अब मान लीजिए मेरे सामने ये मामला है, मुझे क्या लगता है कि यह संविधान के विपरीत है, आपके आर्टिकल 21 के विपरीत है, आपके आर्टिकल 14 के विपरीत है, मुझे ऐसा लगा। अब मैं क्या करूंगा, मैं खुद कर सकता हूं क्या इस एक्ट में कोई चेंजेस? मेरे पास पावर नहीं। किसके पास पावर है? या तो हाई कोर्ट या तो, और उन्होंने इस पे आज तक कुछ कहा नहीं, ऐसा मान लो। मैं हाथों हाथ मामला कहां भेज दूंगा, अपनी सारी राय लिखो, सर मेरे समक्ष एक्ट है, इसके अधीन मुझे कार्य करना है, पर इसकी ये धारा है जो मेरे हिसाब से क्या है, इनऑपरेटिव है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, आप अपने इस पे, और इस पे ना तो सुप्रीम कोर्ट ना आपका आज तक कोई डिसीजन नहीं आया है, तो आप अपने बता दो कि भाई इस धारा का मुझे क्या कर। उधर से फिर क्या ऑर्डर आ जाएगा, कॉन्स्टिट्यूशनल तो कॉन्स्टिट्यूशनल, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है तो वो जो भी ऊपर से ऑर्डर आए उस हिसाब से मैं काम कर दूँ। क्लियर? दैट इज रेफरेंस। यहाँ के संदर्भ में, लॉ के संदर्भ में, चाहे वो सिविल हो चाहे क्रिमिनल हो। यहाँ एक एक्स्ट्रा रेफरेंस भी है जो हमने पहले बात की थी कि जो भी केस नहीं समझ आए कहाँ भेज दो। एक्चुअल रेफरेंस जो लॉ में होता है वो तो ये होता है, क्या होता है कि जब कोई मामला आपके समक्ष है और उस मामले में किसी विधि, किसी एक्ट, किसी अधिनियम, किसी ऑर्डिनेंस, किसी नोटिफिकेशन, रूल्स, रेगुलेशन, कोई भी चीज है जिसको अप्लाई करना उस केस में आवश्यक है, और वो रूल, एक्ट, नोटिफिकेशन जो भी है वो आपकी नज़र में क्या है, इनऑपरेटिव है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, और उसके बारे में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने अभी तक कुछ नहीं कहा है, तो वो पूरा मामला अपनी राय के साथ कहाँ भेज दोगे? हाई कोर्ट में भेज दोगे, और उनकी राय के अनुसार जो भी वो राय देंगे 396 में, उस राय के अनुसार वह आपका है। दैट इज रियल रेफरेंस इन लॉ। बट एक नॉर्मल रेफर जो आप समझते हैं वो भी है CRPC में, कि जब भी कोई भी मामला नहीं समझ आए कहाँ भेज दो। ये MM और कोर्ट ऑफ सेशन को पावर है कि कोई भी मामला नहीं ताबे खाए तो कहाँ भेज दो? हाई कोर्ट में भेज दो, जो कि बहुत ही विचित्र बात है। क्लियर? लास्ट, ये क्या है, क्या होता है, ये हम सबको पता है, बहुत बार सुन लिया, मैंने ही हजारों बार बोल दिया होगा क्लास में कि जहां अपील नहीं होती वहां क्या होता है? सर क्यों होता है, ऐसी क्या जरूरत पड़ गई?
अपील ही होने देते जब रिवीजन करवाना ही था। तो देखिए, पहले तो जहां अपील नहीं होती वहां रिवीजन होता है, तो पहली बात अपील क्यों नहीं होती? अपील तो क्या है आपका? एक तरीके से अधिकार स्वरूप है। किसी एक व्यक्ति के निर्णय से आप बाध्य नहीं हो सकते, उसकी गलती के कारण आप पूरी जीवन भुगत नहीं सकते। और इसके जीते जाते उदाहरण हमने लॉ में कई देखे हैं, जो 20-20 साल तक लोग, निर्दोष लोग जेलों में पड़े रहते हैं। 20-20 साल तक, सारा जीवन ही खा गए आप किसी व्यक्ति का। 2 दिन ही क्यों, 20 मिनट ही क्यों, 20 सेकंड ही क्यों, 20 साल किसी के जीवन कुछ वापस नहीं दे सकते। आप अरबों रुपए दे दो मेरे हिसाब से तो भी कोई कंपनसेशन नहीं है इस चीज का। सब कुछ दे दो, क्या करेगा वो? कुछ नहीं हो। आपको लगता होगा सर मैं जाया हूं 7 साल जेल, मेरे को निकलते ही 1 अरब रुपए दे देना, ऐसा लगता ही है बस। 7 दिन में ऐसे लगने लगेगा कि मैं सब कुछ। हमारा ये सिस्टम बहुत तगड़ा है। कोई टांग टूट जाए नहीं भी बाद में टांग को एहसास हो यार क्या भागे सारा लोग, मैं भी भागशूँ, डेली भागशूँ। तबीयत खराब होती है ना, तब पता लगता है कि यार अपन स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रखते हैं, जूस पी लेते, वो पी लेते। अब से देखना डेली बंदी बंधा ले पड़िया ही डेली जूस पीऊँगा, उठने के बाद वैसे के वैसे। कोरोना में सबको ऑक्सीजन 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 पता लगा, पेड़ लगाने वापस वैसे ही है। अपने साथ बीतती है तब समझ आता है कि उस चीज की इंपॉर्टेंस क्या है। तब तक तो हेल्थ तो ऐसी चीज है जिसे तो हम एकदम ही नाश काट रखी है अपन ने, किनार करके चलते हैं। जिस दिन हार्ट अटैक आएगा उस दिन से है घी नहीं। घी तो चेप्या करो रहेगी, मर जा। इधर आओ। अपील एज ए राइट। अपील जब अधिकार है तो अधिकार को रोका कहां जाएगा? जहां जहां लगता है कि इस अधिकार का मिसयूज कर सकते हो आप, या उस अधिकार को दिया जाना आपके लिए आवश्यक है नहीं, वहीं अधिकार रोकते हैं हम। जैसे आपके फंडामेंटल राइट्स भी हैं, तो सारे के सारे क्या परिपूर्ण है क्या? मुझे बोलने की आजादी है तो गाड़ियां काटता फिरूंगा सबको? कोई भी राइट एब्सोल्यूट नहीं हो सकता, कोई भी राइट नहीं हो सकता। आप चाहे लीगल राइट बात करें, चाहे कॉन्स्टिट्यूशनल, चाहे फंडामेंटल, चाहे ह्यूमन, कोई भी राइट एब्सोल्यूट नहीं हो। व्यापार करने का अधिकार है, मंदिर के सामने मांस की रेडी लगा रहा हूं, अधिकार है मेरा व्यापार करने। बीच रोड के ऊपर बीच में ऐसे लगा दी मैंने रेडी, व्यापार यही करेगा अपन तो। मुझे कहीं भी अबाध रूप से घूमने का अधिकार है। जीप ले ली, खड़ा होके चला रहा हूं उसे, कोई सीट बेल्ट नहीं, कुछ नहीं, अबाध रूप से घूमूं, कोई रोकेगा नहीं। बिना हेलमेट के घूम रहे। एक आदमी भी था, अच्छा आदमी था, उसे हेलमेट पे रोक लिया, उसने मुकदमा करा दिया कि मेरा एफआर ब्रीच हो गया, कि मुझे अबाध रूप से भ्रमण करने का अधिकार है या नहीं? तो रोका कैसे? मुझे रोक लिया जाने से। अरे बाबा है तो यहाँ तो आर्मी एरिया में घुस जाएगी, कोई घर घुस जाएगी, मेरे को आबाद रूप से भ्रमण का अधिकार है। कोई भी राइट क्या नहीं है, एब्सोल्यूट नहीं। वैसे ही अपील भी कुछ कारण रहे होंगे। क्या कारण है याद दिलाओ? सहमति की अपील नहीं होती, नहीं होती। आर्बिट्रेशन, कॉन्सिलेशन, लोक अदालत, परमानेंट लोक अदालत, मीडिएशन, इनमें से किसी की अपील के प्रावधान नहीं है। जब आप सहमति हो गए तो आप खुद सहमत है किसी बात की। आपने प्ली बार्गेनिंग पढ़ी, वेरी गुड। प्ली बार्गेनिंग में क्या था? दोनों पक्षकार बैठ के क्या किया? उन्होंने आपस में समझौता किया। अब कह रहे हैं मैं समझौते से खुश नहीं। अरे भाई, तो तूने ही बोला था, तेरे को पलटने नहीं दिया। राइट तो है पर मिसयूज करने के लिए थोड़ी है। फिर तो आप हर बार कुछ कहोगे फिर पलट जाओगे। आपने खुद ने सहमति दी है, आपकी सहमति की कोई अपील नहीं होगी। आपकी सहमति की कोई अपील नहीं हो, खुद स्वीकार कर लिया तो अपील नहीं हो। फिर हमने कुछ पढ़े पेटी केसेस। कोई धारा पड़ी थी पेटी ऑफेंसेस, क्या था? 6 महीने का कारावास हाईकोर्ट द्वारा दिया गया है, 1000 रुपए का जुर्माना। उसके लिए सुप्रीम कोर्ट जा रहे हो। अपील अधिकार है पर इतना घिनौना
कि आप 500 रुपए 1000 रुपए के लिए कहां जा रहे हो? देश के सर्वोच्च न्यायालय में। 500 रुपया को नहीं आयो क्या हूं? पॉसिबिलिटी है क्या? नहीं जाने दिया जाएगा। हाई कोर्ट जा रहे हो कि मुझे सर 200 रुपए का जुर्माना लगा दिया, हाई कोर्ट पहुंच रहे हो, नहीं जाने। तो बहुत पैटी केसेस जो होते हैं उनमें आपको नहीं जाने। प्ली ऑफ गिल्टी लगभग वो एक ही बात है, सहमति जैसी। Yes, sir. आपने खुद ने स्वीकार कर लिया मैं अपराधी हूं, अब कह रहे हो नहीं सर मैं अपराधी नहीं हूं। अरे भाई, कोई अपील भले ही अधिकार हो, पर हम अधिकार नहीं देंगे। और भी बहुत सारे लॉज में बहुत सारे कारणों से अपील को क्या कर रखा है? डिनाय कर रखा है। जब कहीं लगता है कि बहुत छोटा मामला है और एक सक्षम स्थल की जो अथॉरिटी है उसने क्या दिया है? डिसीजन दिया है, तो उसकी अपील को मना कर दिया जाता है। कई बार ऐसा बोलता है कि द्वितीय अपील नहीं होगी इस मामले की, वो भी इसलिए मना करते हैं। एक जगह हो गया डिसीजन, फिर दूसरी जगह आया, दूसरी जगह भी आपके विरुद्ध आया, यानी दो लोग बेवकूफ नहीं है। अधिकार है, पर कहां तक अधिकार है? क्या पूरी जिंदगी आप अपील खेलते रहोगे? एक तो लिमिट होगी। तो ऐसे कई लॉज के अंदर कई लिमिट बता रखी है कि उससे ऊपर जाने के बाद आपको अपील का राइट नहीं मिले। तो अपील के राइट को मजबूरीवश कहीं कहीं क्या किया गया? रेस्ट्रिक्ट किया गया, रोका गया। अपील है तो अधिकार, परंतु हर जगह नहीं दे सकते, क्योंकि कोई भी अधिकार एब्सोल्यूट नहीं होता, तो मना कर दिया। क्लियर? जी सर। बहुत सारे मामले हैं ऐसे जिनमें अपील का अधिकार होते हुए भी आपसे छीना जाता है। क्लियर? जी सर। जैसे मुझे बोलने का अधिकार है, पर इसके अपवाद नो है, जी सर। है ना? बोलो, किसे याद है? देश की यूनिटी इंटीग्रिटी को तोड़ने वाले जो पड़ोसी या मित्र राज्य है, उससे हमारा जो रिलेशन है उसे ब्रीच कर, पब्लिक ऑर्डर को, मोरलिटी को ब्रीच करने वाले, किसी का कोर्ट का कंटेम्प्ट करना, डिफामेशन करना, सभी चीजें आपको एकदम फ्री नहीं है। आपको प्राण में दैहिक स्वतंत्रता है, तो क्या आपको फांसी नहीं देते क्या? फिर देते हैं। विधि द्वारा जो निर्धारित प्रक्रिया है उसके साथ आपसे प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता भी छीनी जा सकती है। तो कोई भी राइट आपका एब्सोल्यूट नहीं है। यहाँ कारण थे क्योंकि आपने खुद ने ही सहमति दी अब किस बात की अपील, ऐसे ही बहुत सारे कारणों से अपील को रेस्ट्रिक्ट किया गया। तो जहां अपील नहीं होती वहां क्या होता है? रिवीजन। सर जब कोई कारण था तभी तो मना किया आपने, तो फिर रिवीजन अलाउ ही क्यों कर रहे हो? ये भी मत करो अलाउ। अपील रोकी है मतलब पीछे क्या रहे होंगे? कारण रहे होंगे, भाई सहमत है, भाई छोटा अपराध है इसलिए नहीं कर रहे, तो फिर रिवीजन क्यों अलाउ कर रहे हो सर? जब अपील रेस्ट्रिक्ट की है तो रिवीजन भी अलाउ मत करो। आइए सोचिए, एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाने का प्रयास करते हैं जो शायद आराम से आपको समझ आए। जीएम फर्स्ट कितने रुपए तक का जुर्माना देता है तो उसकी अपील नहीं होती है। नहीं होती? 100 रुपए तक। आप पे कोई करप्शन के चार्जेस लगे, काय के लगे? भ्रष्टाचार के चार्जेस। किसने सुना? जीएम ने सुना, या और ऊपर चले जाओ आप, कोर्ट ऑफ सेशन ने सुना, और उन्होंने आपको दोषी मानते हुए 1 महीने का, किसने? कोर्ट ऑफ सेशन ने, या जेएम फर्स्ट माने तो दोषी मानते हुए आपको कहा 50 रुपए का जुर्माना भर दो। क्या भर दो? क्योंकि ये मामला छोटा है तो इसकी अपील नहीं होती। परंतु आप अब जीवन में, पूरे जीवन क्या कहलाएंगे? करप्टेड पर्सन कहलाएंगे। रुपए मैटर नहीं कर रहे हो, 50 रुपए आप पूरी गड्डी धर सकते हो भले ही, वहां मैटर क्या कर रहा है? वो दोष सिद्धि, वो कन्विक्शन। तो अगर आपको अपील का अधिकार नहीं दिया जाए तो एक जज जो आपके प्रति हो सकता है बायस हो, जो प्रीजुडिस हो उसका दिमाग, और उसे पता हो कि मैं क्या दे दूंगा, 100 रुपए तक का फाइन देऊंगा तो ये और कहीं नहीं जा सकता और इसकी पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी क्योंकि इस पे करप्शन का ठप्पा लग जाए। चाहते हुए या ना चाहते हुए ऐसा कोई हो, तो रुपए की तो बात नहीं है, रुपए क्योंकि पैटी ऑफेंस लग रहा है आपको इसलिए इसकी अपील नहीं हो रही,
परंतु बात रुपए की नहीं है, यहाँ बात काय की है, इज्जत की है। तो ये क्या कहेगा कोर्ट में, इसको राइट तो नहीं है अपील में जाने का, पर ये कोर्ट में रिक्वेस्ट तो कर सकता है। जी सर। अपील होती तो सीधा क्या कहता, ये ले सुन, और अब क्या कह रहे हैं साहब, मैटर ये है रुपए 50 की नहीं, आ लो 50 की पूरी गड्डी। बात क्या है सिंपल सी, मेरे पे लगे हैं भ्रष्टाचार के चार्जेस और पूरी जिंदगी इसके साथ मैं नहीं जी पाऊंगा, प्लीज एक्सेप्ट इट। इसी रिक्वेस्ट को क्या नाम दे दिया गया। अब ये चाहे तो इसे एक्सेप्ट करे रिक्वेस्ट को, और चाहे तो ना करे। पर यहां क्या था, यहाँ राइट सुनना पड़ता था, चाहे समरली डिस्पोज कर दो, पर एक बार अपील देखनी पड़ी। यहां वो देखेगा ऐसे ही साड़ा फर्जी नाटक या नोटंकी, 50 रुपए के लिए रिवीजन में आया, मना कर देगा, नॉर्मल आया तो। पर आया काय में है, भ्रष्टाचार के चार लगे हैं सारी, ये कहानी है, नौकरी से हटा दिया जाएगा वगैरह वगैरह, तो वो क्या कर लेगा, रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट। आ रही ये बात समझ, क्यों तो अपील का राइट छीना गया, और जब छीना गया तो क्यों फिर उसे रिवीजन में जाने दिया जा रहा है। छीना गया क्योंकि जरूरी था, आपने खुद सहमत हुए हैं, छोटा मामला है वगैरह वगैरह वगैरह, इसलिए हम अपील में नहीं जाने दे। तो फिर दिया क्यों गया, अभी अभी आपको एग्जाम्पल दिया। बात पनिशमेंट की नहीं है, कई जगह ऐसा हो सकता है कि आपके जीवन में उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें मैटर करती हो। बहुत सारी जगह है कि एक बार कन्विक्ट व्यक्ति भले ही 1 रुपए के लिए हो जाए, नौकरी तो सर आपने कन्विक्ट कर दिया, रुपए की बात नहीं है, 1 दिन की जेल की बात नहीं है। अभी कोई मानहानि का मुकदमा था, कंटेम्प्ट का मुकदमा था, कोर्ट ने 1 रुपए लगाए थे, किसी कांग्रेसी कोई वकील था, मुझे नाम याद नहीं है, कितना, 1 रुपए, सिर्फ 1 रुपए अपनी इज्जत रखने के लिए। प्रशांत भूषण, वो उसमें भी तिल मिला गया कि मैं क्यों दूं 1 रुपया, मैंने किया ही नहीं। वो 1 रुपया नहीं था, वो ये कोर्ट साबित करना चाहता था कि मैं सही वो गलत। 1 रुपया फाइन, सुप्रीम कोर्ट के टॉपेस्ट जो वकील हैं उनमें से एक, किस लिए दिया, सोचिए, वो 1 रुपया फाइन इसलिए सिर्फ ये दिखाने के लिए कि वो गलत है। उसने उसका विरोध किया, मैं गलत नहीं हूं बाबा, अपील में जाऊंगा कि नहीं दूंगा 1 रुपया। 1 रुपया देने में जोर आ रहा है क्या उसे, या है नहीं उसके पास, बताओ। समझ गए। तो बात पनिशमेंट की नहीं है, बात कहीं कहीं और कुछ भी हो सकती है, जिसके कारण जहां पे अपील नहीं है वहां पे क्या हो सकती है, सहमति से जजमेंट हुआ, पर सहमति डरा धमका के थी, अब क्या कर लोगे, अपील तो नहीं होती, तो क्या है, रिक्वेस्ट है, सर मेरे घर से मेरे बच्चों को उठा लिया था और मेरे से सहमति करा ली थी जिससे जजमेंट हुआ, मैं अपील का तो राइट है नहीं, प्लीज मुझे सुने वापस। आ रही है समझ? जी सर। तो रिवीजन क्या होता है, मोटा मोटी रिवीजन ये होती है। अब इसके अलग अलग प्रकार हैं, उनकी बात ये करेंगे।